नमस्कार। संवाद के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान श्री बलविंदर जी हैं। बलविंदर जी भारत सरकार में सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और ये उत्तर प्रदेश से लेके और भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। लगभग 35 साल के अपने प्रशासनिक कैरियर के बावजूद बलविंदर जी ने 4 महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं जो इंसान को एक बेहतर इंसान बनने से लेकर और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ले जाने में मददगार साबित हो रही हैं। आज मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि एक लंबे सरकारी सेवा में रहने के बावजूद उन्होंने किस तरह से स्पिरिचुअलिज्म, एक ह्यूमैनिटी को एक अपना जीवन शैली बनाया और किस तरह से उन्होंने एक गवर्नेंस और स्पिरिचुअलिज्म में तालमेल बनाकर काम किया। बलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो लोग प्रशासनिक सेवा में रहते हैं वो पावर, ग्लैमर, पोजीशन में इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं कि उनको तो अपने परिवार के लिए समय नहीं मिलता है, अपने दोस्तों के लिए समय नहीं मिलता है। आपने अपने सभी सार्वजनिक, सामाजिक और प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करते हुए ये जो 4 महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं, इसमें कैसे आपने एक तालमेल बनाया और इस तरह की फीलिंग आपके मन में कब आनी शुरू हुई थी? क्योंकि ये जो आपकी पहली किताब आई मार्केट में, मैंस स्पिरिचुअल जर्नी, तो इसकी क्या है विषय वस्तु, अगर आप संक्षेप में बताना चाहें तो। इनफैक्ट यदि मैं थोड़ा सा पहले जाऊं तो करीब 99-2000 में मैं वाइस चेयरमैन लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी था। उस टाइम मैंने बहुत स्ट्रेस महसूस किया और उसका प्रभाव ये था कि मुझे नींद ना आना, इरिटेशन होना और बीपी हाई होना, ये मैंने सिम्टम्स उस समय नोट किए और मुझे लगा कि जो है ये स्ट्रेस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो पोस्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी। उस समय मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि मेडिटेशन करना चाहिए। तब तक मुझे मेडिटेशन के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं लखनऊ में था उस टाइम पे, तो मैं एक अमेरिकन मेडिटेशन टीचर से मिला जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे, अमेरिकन प्रैक्टिशनर थे। तो उनसे मैंने मेडिटेशन सीखा और इस तरीके से 2000 में मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में कदम रखा और मैं उसको रेगुलर करने लगा। और 5-6 महीने में मैंने इसका इम्पैक्ट देखा कि स्ट्रेस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और मेरा स्ट्रेस लगभग ख़त्म सा हो गया। तब मुझे पहली दफ़ा रियलाइज़ हुआ कि इसके पीछे पूरी एक साइंस है और मैंने और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया स्पिरिचुअलिटी के बारे में, माइंडफुलनेस से लेके और आध्यात्म के सभी विषयों पे। और धीरे धीरे मेरा जब इंटरेस्ट बढ़ने लगा तब फिर मैंने फेसबुक पे मैंने स्टार्ट किया कोटेशंस लिखनी और करीब 2 साल मैंने किताबें पढ़ा और उसका निष्कर्ष मैं कोट्स लिखता था इस पर फेसबुक पर। तो देन आई रियलाइज सडनली कि मैं क्यों ना इसको एक किताब की फॉर्म में कर दूं। तो मैंने जो सारा सारांश था उस दौरान वो मैंने कुछ चैप्टर्स में लिखा और पहली किताब मैंने रिलीज़ की 2008 के अंदर। और फिर देखिए इंसिडेंटली उसी दौरान आपको भी स्मरण होगा क्योंकि आप उस समय लखनऊ में थे, मायावती जी की रेजीम थी और कुछ ऐसे कंट्रोवर्सी हुई कि उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया 1 साल के लिए। तो वो मेरा देखा जाए तो वो ज़िंदगी का मेरा एक टर्निंग पॉइंट था, जो हालांकि मैं जर्नी स्टार्ट कर दी थी मैंने स्पिरिचुअलिटी के प्रति, परंतु जब ये मैं सस्पेंड हुआ तब मैंने इंसान के हाथ में बहुत टाइम, तो कोई भी आपके पास कोई पावर नहीं रहती और चीज़ें होती रहती हैं। तब फिर मैं फुल फ्लेजेड
स्पिरिचुअलिटी के अंदर एंटर हुआ और मैंने बुक्स लिखनी शुरू की। फिर पहली किताब मैंने जो है मैन स्पिरिचुअल जर्नी, इसके बारे में कुछ बड़े महत्वपूर्ण जो फिलोसफिकल और कंटेंशंस थे वो मैंने टेकअप किए। जैसे फॉर एग्जांपल कि गॉड एग्जिस्ट करता है, गॉड है तो किस फॉर्म में है, फ्री विल, हाउ फ्री इज़ आवर फ्री विल। हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो सब कुछ जो हम चाहते हैं कर लेते हैं, फ्री विल है, बट ऐसा है नहीं। तो इन फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स को मैंने पहली किताब में तो आपको डर नहीं लगा कि लोग आपको नास्तिक कहने लगेंगे जब आप गॉड के एग्जिस्टेंस पर रीजनिंग की बात करेंगे और लॉजिक की बात करेंगे? बट मैं केवल साइंस को लेकर ही साइंस से मैंने उसको जो आप भी डिफाइन लिखा, कर रहे थे। मैं फेथ पे नहीं आया। वो मैंने उस किताब में भी इस बात का जिक्र किया कि जो गॉड का पूरा सब्जेक्ट पर आधारित है, बट इसके पीछे साइंस भी है कि साइंस क्या कहती है। साइंस भी ये कहती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट नहीं होती, साइंस भी नहीं एक्सप्लेन कर पाती। जहाँ पर कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल है, वहाँ पर गॉड के एग्जिस्टेंस की बात आ जाती है। तो इस तरीके से फिर बुक जो है अवेकनिंग द थिंकिंग माइंड जी, ये मैंने रियलाइज़ किया कि माइंड जो है वो हमारा ज़िंदगी का देखा जाए तो एक फोकल पॉइंट है, इसी के अराउंड हम ज़िंदगी रिवॉल्व करती है। और कितना हमारा माइंड के ऊपर कंट्रोल है, किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर मैंने लिखा कि थिंकिंग माइंड बेसिकली हम क्योंकि हर टाइम सोचते रहते हैं और पूरी तरीके से एब्जॉर्ब रहते हैं हम अपनी इंटरनल वर्ल्ड में, तो इसको हम कैसे अवेकन करें, कैसे जागृत करें, इस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने सेकंड बुक लिखी। एक और आपकी किताब आई मार्केट में, रीडिजाइन योर लाइफ इन मॉडर्न लाइफ। इसमें फिर मैंने ये बताने की कोशिश की कि हम कैसे अपनी लाइफ को पूरी तरीके से यदि हम चाहें तो रीडिज़ाइन कर सकते हैं। यदि आप मेडिटेट करें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इस तरह की बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज हैं, यदि हम ऊपर लगें और हम अपने कंसेप्ट लाइफ के क्लियर करें तो हम हद तक चेंज कर सकते हैं। वही मैंने लिखा है कि हाउ वी कैन रीडिज़ाइन आवर लाइफ इन मॉडर्न लाइफ, क्योंकि मॉडर्न लाइफ के अपने चैलेंजेस हैं। तो ये मैंने फिर ये थर्ड बुक लिखी। तो इसको ये भी कहा जा सकता है कि हाउ वी री इन्वेंट आवर सेल्फ। हम अपने आप को बदल सकते हैं, इसको री इन्वेंशन कहिए, रिवैम्प कहिए, आप इसको रीडिज़ाइन कहिए, आप चेंज कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ें जो है हमारे हाथ में होती है, बट हम इस एरिया की तरफ हम ध्यान नहीं देते। वी डोंट अंडरटेक आवर इनर जर्नी। हम बाहर सक्सेस के उसमें हम पूरी तरीके से दौड़ते रहते हैं, खोए रहते हैं, और हमें लगता है सक्सेस मीन्स कि मटेरियल गेन्स, मतलब पैसा, मकान, गाड़ी, और जो आप जॉब कर रहे हैं, कितना आप ऊपर लैडर में ऊपर जाते जा रहे हैं। यही सोसाइटी ने हमें सक्सेस का मानक तय कर रखा है और उसी के पीछे सारी दुनिया रन करती है। बट ये कभी नहीं बताया जाता कि ये सक्सेस और हैप्पीनेस, लाइफ का जो मीनिंग है, पर्पस है, ये बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप बहुत एक हैप्पीली इंसान भी हैं। एग्जैक्टली इसमें कोई गारंटी नहीं एक है। चीफ एग्जीक्यूटिव है, एक या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो उतना खुश है। हो सकता है कि एक टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा वाला या जो सब्जी बेच रहा है, वो हो सकता है और ज़्यादा खुश हो, क्योंकि उसने उसका लाइफ का यदि उसका पर्पस है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है और वो मेहनत करके बच्चों को पढ़ा रहा है, उसका सेटिस्फैक्शन है, उसकी लाइफ का पर्पस है, हो सकता है कि वो कहीं ज़्यादा खुश हो, बजाय कि वो आदमी सो कॉल्ड सक्सेसफुल वो स्ट्रेस में होगा,
कई सारी उसको बीमारियां हो सकती हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता चलता। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि पर्पजफुल लाइफ जीने से ज़्यादा ज़िंदगी आसान रहती है? एग्जैक्टली यदि लाइफ का में आपका कोई पर्पस है, कोई आपका मीनिंग है, वो चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, रादर देन कि आपका कोई पर्पस नहीं है। पर्पस केवल आपका है कि मुझे बस पैसा इकट्ठा करना है और मुझे जो है सीईओ बनना है, मुझे इस लेवल तक एक मटेरियलिस्टिक गोल आपका सामने है, उसको आप परस्यू कर रहे हो, रादर देन कि आपका जो डीपर एस्पेक्ट है लाइफ का, कि उस मीनिंग को इन्वेंट करना, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। एक आपके अभी लेटेस्ट बुक आई है एक्सप्लोरिंग लाइफ, ये बहुत अच्छी किताब है, जो इसकी समरी वगैरह मार्केट में पढ़ने को मिली है और देखने को। तो इस किताब में क्या ऐसी बातें हैं जो कि आपके पहले की 3 किताबों में नहीं ये है? जो बुक है एक्सप्लोरिंग लाइफ, ये डिज़ाइन की हुई है, इसका इट इज़ लाइक ए इंसाइक्लोपीडिया। यदि आप इसमें अंदर देखें तो हर चीज़ जो है वो बहुत ही फाइन पेपर पे और बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन की गई है, और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर मैंने इसको लिखा अच्छा, है। ये ग्राफिक्स और या फिलॉसफी ले लें आप, स्पिरिचुअलिटी ले लें, लाइफ साइंसेस ले लें, ये सभी सब्जेक्ट्स को मैंने बहुत खूबसूरती से डील किया और बहुत मेहनत की है इस किताब को मैंने जी। छापने पर। नहीं, मेरी नहीं, ये बहुत लास्ट अच्छा, बुक बहुत अच्छा। यही थी। अच्छा, क्या इसके बाद एंड है कि अभी और राइटिंग की जर्नी आपकी आगे फिर रहेगी? या नहीं, वो आदमी यदि इस एरिया में घुस जाए फिर हाँ, रुकता नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट। फिर मैंने इसके बाद मैंने एक माइंड थेरेपी पोर्टल स्टार्ट किया जो मेंटल हेल्थ के ऊपर है। फिर मैंने एक ब्रेथ वर्क सेंटर खोला। तीसरा मैंने एक एआई के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी मैंने एक वेब पोर्टल तैयार किया। और फिर मैंने एक पॉडकास्ट कम यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि अब मैं थोड़ा सा जो मेरी एनर्जी है उसको मैं इन एरियाज़ में लगाऊं, और देन अगेन आई विल कम बैक मे बी 2-3 साल के बाद। नहीं, फिर ये तो टेक्नोलॉजी के साथ अपने को डेवलप करना तो ज़रूरी है, और अपनी बात अगर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बदलती टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर पहुंचाया जाए तो और ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। ये बहुत अच्छा एफर्ट है आपका। मैंने आपके कुछ बीच के वो देखे थे यूट्यूब पर, आपके लिंक्स सुने थे, उसमें 2 मुझे लिंक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे, बाकी सब भी बहुत इंस्पिरेशनल है। एक तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में आपने एक बहुत अच्छा पोस्ट डाला है, वीडियो। आप थोड़ा सा बताएंगे कि उसमें क्या है स्पिरिचुअल अवेकनिंग? एक्चुअली हमारा पहले देखिए फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिर मेंटल डेवलपमेंट होता है, फिर जब ये स्टेज हो जाती है तब फिर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ चलते हैं। ये हर एक की है। हाँ, ये हो सकता है कि 90% लोग जो है बस वो मेंटल उनका डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद उनको टाइम नहीं, या वो इतनी अपने स्ट्रगल में जो है वो लाइफ बिता देते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप चीज़ों को आप एकम्प्लिश कर लेते हैं, सक्सेस ले लें, या आप जैसे सर्विस में हैं तो रिटायरमेंट के बाद, फिर ये जो बिगर क्वेश्चंस हैं लाइफ के, वो हर एक के मन में आने शुरू होते हैं, और तब फिर आदमी जो है मीनिंग ढूंढता है। फिर उसको लगता है कि अब मुझे इन चीज़ों से हट के अब थोड़ा सा मुझे इनर जर्नी की तरफ ध्यान देना चाहिए, और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ चलता है। तो इसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारी कई स्टेजेस हैं। बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट यदि देखें तो 4 स्टेजेस उन्होंने कहा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर। पहली स्टेज जो है जिस पर कि हम होते हैं, वो हम बहुत स्ट्रॉन्ग, हमारी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी होती है जिसको हम ईगो कहते हैं। हम बहुत ईगोइस्टिक होते हैं,
और हर चीज़ हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं कि मुझे ये करना है, वो नहीं करना। बट धीरे धीरे आदमी इस ईगो के बियॉन्ड सोचने लगता है, तब उस स्टेज पे ईगो जो है वो डिज़ोल्व होनी शुरू होती है। और जो मेडिटेशन ले लें या जो और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ले लें, तब हम लोग हायर स्टेज पे चलते रहते हैं जहाँ हमारी ईगो धीरे धीरे डिज़ोल्व होती रहती है और हम रियल अवेकनिंग हमारी तब हो जाती है जब हम पूरे यूनिवर्स को अपना मानते हैं। एंड देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। एक बेसिकली ये एक्सटेंडेड फैमिली जिसको कहें कि सब एक है और आप अपनी ईगो आपकी डिज़ोल्व हो जाती है, दैट इज़ द लास्ट स्टेज। और हर इंसान इस लैडर को चढ़ने की कोशिश करता है। वो बात अलग है कि 70-80% लोग फर्स्ट स्टेज पर ही जो है वो जीवन त्याग कर देते हैं और वो सेकंड स्टेज तक भी नहीं पहुंच पाते। और यदि देखें तो थर्ड स्टेज पे केवल 2-4% लोग ही पहुंच पाते हैं। और जो सो कॉल्ड अवेकन्ड लोग हैं, जो अपने आप को लोग सदगुरु कहते हैं या बहुत स्पिरिचुअल गुरुज कहते हैं, वो बेसिकली दे आर वे बिहाइंड। वो क्लेम बेशक कहें कि हम अवेकन्ड लोग हैं, बट ये उतने ही स्पिरिचुअली इलिटरेट लोग हैं जितने कि 90% और लोग हैं। बलविंदर जी, आपको कभी मन में ये आइडिया नहीं आया कि बाज़ार में जो इस तरह के, जिनका अभी आपने जिक्र भी किया, जो अपने को सदगुरु और दिव्य पुरुष और महापुरुष और क्लेम कर रहे हैं, उनकी तुलना में आप स्पिरिचुअली ज़्यादा इनलाइटेंड हैं, ज़्यादा वेल रेड हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, तो आपके कैडर के बहुत सारे लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, बाद में उन्होंने अपना यूनिफॉर्म भी चेंज कर दिया और फुल टाइम डिवोशनल अटायर में दिखाई दे रहे हैं आजकल, आपने भी देखा होगा। आपके मन में कभी नहीं आया कि हम भी अपना अटायर चेंज करें और हम भी उस तरह के यूनिफॉर्म में जाएं और कथा बाँचें और प्रवचन करें और लोगों को? देखा जाए तो बहुत कन्फ्लिक्ट है। एक तरफ जो मैंने अभी बताया स्टेजेस कि आप ईगो के बियॉन्ड, यदि आपने रियल अवेकनिंग यदि आपको लाइफ में चाहिए तो यू हैव टू गो बियॉन्ड ईगो। परंतु ये स्पिरिचुअल गुरु ऐसे हैं जो कि ईगो को ही एनफोर्स कर रहे हैं, ईगो से भरे हुए हैं। मतलब आप करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्तियां आप अर्जित करते जा रहे धन हैं, लोलुपता, हेलीकॉप्टर हैं आपके पास और अपार संपत्ति है, और किस तरीके से आप अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं, विलासितापूर्ण जीवन। यस, देखा जाए तो आप और ज़्यादा अपनी ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी को स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं, जो कि बेसिक अवेकनिंग कंसेप्ट के बिल्कुल रिवर्स है। आप एक तरफ, हम यही लोग सब एक तरफ कहेंगे कि आप सब कुछ ईगो त्याग के दीजिए, बियॉन्ड जाइए और इनर जर्नी अंडरटेक करिए, मेडिटेशन करिए, वो सब करिए, और दूसरी तरफ वो खुद ही लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बुरी तरीके से लिप्त हैं और उसी में आगे बढ़े जा रहे हैं। आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, आपके सामने इस तरह के हजारों मौके आए होंगे जब मंदिरों पर, मठों पर कब्जे को लेके इन साधु संतों में झगड़े और मुल्ला और मौलवियों में विवाद आपके सामने भी आया होगा उसके निपटारे के लिए। तो इससे एक बात तो तय है कि खाली कपड़ा बदल देने से और खुद को अपना साधु संत और मुल्ला मौलवी और धर्मगुरु डिक्लेयर कर देने से वो जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो नहीं आती है। इससे एक चीज़ तय है, जैसा कि आप कन्वे करना चाह रहे हैं। लेकिन जितना उनका लंबा कैरियर प्रशासनिक रहा है उसके बारे में भी चर्चा करना ज़रूरी है, और ख़ास तौर से उस व्यक्ति से जो अंदर से इतना आध्यात्मिक है, इतना रीजनिंग और लॉजिक में विश्वास करने वाला है और सही मायने में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ओर बढ़ चुका है। जबकि आज के दौर में जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल बॉसेज हैं,
उनको राइट रॉन्ग में कोई अंतर नहीं है। वो चाहते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही कानून है, वे चाहते हैं कि वे जो कह रहे हैं वो किसी भी तरह से उसको पूरा किया जाए। और इसको लेके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, वहाँ से लेके और सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट तक बहुत प्रेशर रहता है। आपके सामने भी प्रेशर आया, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि जब आप लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी थे तो इतना आपको स्ट्रेसफुल फेज से गुजरना पड़ा कि आपका झुकाव धीरे धीरे स्पिरिचुअलिज्म की तरफ बढ़ गया। और उसके बाद भी आपने एक बहुत लंबा कैरियर पूरा किया, अपना दायित्व सरकारी। तो आपने बैलेंस किस तरह से किया? क्योंकि आपने तो सभी रेजिम में काम किया है, स्टेट गवर्नमेंट से लेके और यूनियन गवर्नमेंट तक में, और हर तरह के लोगों के साथ आपने काम किया जो डिफरेंट माइंड सेट के हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी के हैं और डिफरेंट वर्किंग स्टाइल के हैं। तो आपको बाद में कैसे आपने संतुलन बनाया इस सारे लोगों के साथ? देखिए, डिफ़िकल्ट तो हमेशा रहता है, और जैसे मैंने बताया कि एक रिजीम में मैं 1 साल पूरा सस्पेंड भी रहा, इसी वजह से कि कुछ डिमांड और थी करने के लिए और जो हमने उस समय नहीं की, तो आई वॉज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन। बट ये मैंने ज़रूर रियलाइज़ किया है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वो उनको अच्छे ऑफिसर्स की भी ज़रूरत पड़ती है जहां उनको डिलीवर करना होता है। तो बहुत सारी जॉब्स में जहां पे डिलीवर करने की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमको बुलाया, हमारे से काम करा, और जब कन्फ्लिक्ट हुआ तो उन्होंने हमको हटा दिया। मतलब बट कोई बहुत ज़्यादा विंडिक्टिव नहीं रहे, क्योंकि हमने इस तरीके से कभी काम नहीं किया कि मैंने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन लिया हो। तो मेरा इस मामलों में एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं रहा कि पॉलिटिकल मास्टर्स भी देख लेते हैं कि कौन ऑफिसर किस तरह का है, और उसी तरीके से वो पेश आते हैं। जहाँ पर उनको ऐसा ऑफिसर चाहिए जो कि मैनिपुलेटिव हो और ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऑफिसर्स पड़े हैं। तो उनमें से किसी एक को पिक किया आपने, उधर उसको बिठाया, वो आपका काम जो है वो कर देंगे। तो आई थिंक धीरे धीरे एक बैलेंस बन जाता है। पॉलिटिशियंस को भी पता है कि किस तरह के काम के लिए किस तरह का ऑफिसर सबसे अधिक उपयुक्त होगा, और उसी तरीके से वो उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एक्सेप्ट फॉर वन इंस्टेंस। मुझे ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम सर्विस के दौरान नहीं हुई। बलविंदर जी, मैं इसी कार्यक्रम में कुछ दिन पहले मैंने बात की थी अपने उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी थे आलोक रंजन से भी मैंने एक सवाल पूछा था। वही सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप लोग स्टेट और सेंटर दोनों जगह काम कर चुके हैं। क्या ये सच है कि रीजनल पार्टीज़ के मुकाबले नेशनल पार्टीज़ की जो सरकारें होती हैं, चाहे स्टेट में या सेंटर में, उनके साथ काम करना, नियमानुसार काम करना ज़्यादा सरल और सुगम होता है बजाय कि रीजनल पार्टीज़ के सरकारों में काम करना? इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हम सेंटर की बात करें तो सेंटर में कहीं ज़्यादा सिस्टम्स बने हुए हैं, और उस सिस्टम में हर एक कोई काम करता है। बट स्टेट लेवल पर बिल्कुल अलग तरह की पॉलिटिक्स है। बहुत ही वहाँ पे रीजनलिज्म है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, फिर उनका एमएलएस का दबाव, फिर वहाँ पे उतने रिसोर्सेज नहीं है जितने की रिसोर्सेज जो है वो सेंट्रल लेवल पे है। तो स्टेट में काम करना इज़ फार मोर डिफ़िकल्ट कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय एंड लार्ज हमने देखा है कि कहीं कोई प्रेशराइज नहीं करता ब्यूरोक्रेट्स को, और इंडिपेंडेंटली काम जो है वो करते रहते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा जो भी हो, उस पॉलिटिकल एजेंडा में वो अपना काम बेखूबी से करते हैं। बट स्टेट लेवल पर जो है वो इतनी आसान चीज़ें
नहीं रहती और ब्यूरोक्रेट्स जो है वो बहुत बार अननेसेसरी कंट्रोवर्सी में, कन्फ्लिक्ट्स में फंसते हैं। एक और चीज़ कही जाती है और आप ही के फ्रेटर्निटी में ज़्यादा कही जाती है कि कांग्रेस रूल्ड स्टेट ब्यूरोक्रेट फ्रेंडली ज़्यादा रहती हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर पार्टीज की जो सरकारें होती हैं। तो क्या इसका कारण ये है कि कांग्रेस एक बहुत लंबे समय तक सत्ता में रही है और उसकी एक लीगेसी रही है गवर्नमेंट और चलाने का और गवर्नेंस का, तो उसका रिफ्लेक्शन उनकी वर्किंग स्टाइल में भी देखने को मिलता है कि वे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स के साथ बहुत ही तहजीब तमीज़ और शिष्टाचार से पेश आते हैं और अपना कोई भी काम बहुत ही एक एटिकेट के साथ करने के लिए पेशकश करते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम इस चीज़ को इतना ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं। यदि स्टेट्स में भी देखें तो एक ही तरह की गवर्नमेंट जो है वो 2-3 जगह पर है, बट 2-3 जगह में भी अलग अलग तरीके से जो है काम होता है और डिपेंड करता है चीफ मिनिस्टर के ऊपर कि वो किस तरह का वर्क कल्चर अपने स्टेट के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। तो सभी तरह के लोग सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ में मिल जाएंगे और क्योंकि मैंने बड़ी लंबी सर्विस की और उस दौरान मैंने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, देन कांग्रेस, बीजेपी, इन सब पार्टीज़ के साथ काम किया, तो मुझे कोई ऐसा डिस्टिंक्ट वो नहीं लगा कि देखिए, अब यदि हम आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले की बात करें और आज की बात करें तो डेफिनेटली जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो कहीं ज़्यादा टफ हो गई हैं। और यदि आप वैसे लाइफ देखें तो मेजर चेंजेस जो है वो ज़िंदगी के अंदर किसी मतलब आप ले लें तो आपको दिखाई दे रहा है। चीज़ें इन जनरल टफ होती जा रही हैं, वर्किंग कंडीशंस भी टफ हो रही हैं और लाइफ देखा जाए तो वो भी टफ होती जा रही है। आप यदि हम मेंटल हेल्थ की बात करें, लोनलीनेस की बात करें, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, डिजिटल एडिक्शन की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, सब्जेक्टिव वेलबींग की बात करें, हर उस पर जो है आपको एरियाज़ में देखेंगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। इनइक्वालिटी ले लीजिए फॉर एग्जांपल, आज से 30 साल पहले जो इनइक्वालिटी थी, अब आज के दिन इनइक्वालिटी कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। 90-10 का हो गया है करीब। यस, 1% जो टॉप की पॉपुलेशन है वो 50% वेल्थ को वो परचेस कर रहे हैं। तो ये इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी क्या होगा, इससे फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ती है, लोगों में और ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स, एक्सपेक्टेशंस, देन बहुत सारी प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर। तो मुझे लगता है कि एज सच यदि हम देखें कि यदि आप कोई प्रश्न पूछे कि क्या लाइफ हमारी बेहतर होती जा रही है, तो आंसर बड़ा डिफ़िकल्ट है कहना कि नहीं हमारी ज़िंदगी बेहतर है। हो सकता है हमको हमारा कंफर्ट ज़्यादा बढ़ गया हो, हमारी चॉइसेस बहुत है, आप अमेज़ॉन पे जो चाहिए आपको तुरंत मिल जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बड़े बड़े पुल बन गए, बट ओवरऑल यदि आप वेलबींग की बात करें, अपने मेंटल वेलबींग की बात करें, तो वो कहीं ज़्यादा बहुत मिजरेबल हो गया है, ख़राब होता जा रहा है। एक सज्जन आज इस दुनिया में नहीं है, श्री नारायण दत्त तिवारी जी। आप भी उस समय नौकरी में आ गए होंगे जब नारायण दत्त जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कहा जाता है कि तिवारी जी की पॉलिसी, प्लानिंग, डेवलपमेंट को लेके एक बहुत विशाल उनका वो था, सोच था, उनका विजन था और वो सोसाइटी एज ए होल लेके चलते थे जब वो डेवलपमेंट और प्लानिंग की बात करते थे। जैसे कि आपने कहा कि इनइक्वलिटी बढ़ गई है, तो क्या अब बाद के जो पॉलिटिशियंस आए, जो लीडरशिप आई, जिनके हाथों में सरकारें आईं, उनका सोच, उसका विजन उस तरह का नहीं है कि जो सोसाइटी एज ए होल लेके चले? वो ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, ज़्यादा डिवाइडेड है, या ज़्यादा हम कहें कि सेलेक्टिव है? उसी का कारण है कि जो रिच और पुअर के बीच में डिवाइड बढ़ रहा है, या जो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी बढ़ रही है, वो उसी का नतीजा है। देखिए, दोनों चीज़ें हैं।
एक तो जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि यदि हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। अब वो सिंपल एनवायरनमेंट नहीं रहा काम करने का, यहाँ काम करवाने का। गवर्नेंस देखें तो गवर्नेंस कहीं ज़्यादा जटिल हो गई आज से 30 साल 40 साल पहले। बट आई एम नॉट श्योर कि नारायण दत्त तिवारी आज के दिन यदि मुख्यमंत्री तो बनते कामयाब तो होते क्या ऐसे कामयाब होते? नहीं कर पाते अब हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आप यदि यूपी की पॉलिटिक्स से आप भली भांति परिचित हैं, या आप उत्तराखंड की देखें, किसी भी स्टेट की आप पॉलिटिक्स देखें, थिंग्स आर बिकमिंग फार मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड बहुत डिफ़िकल्ट है आज के दिन कंपेयर करना। तो अगर हम नेहरू की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, अटल जी की बात करें या नारायण दत्त जी की बात करें, तो ये कहा जा सकता है कि आज के दौर में अगर वे लोग होते तो वे लोग भी शायद उतने कामयाब नहीं होते जितने कामयाब वो हिस्ट्री में दिखाई देते हैं। इतना आसान नहीं होता। मतलब आज भी यदि जवाहरलाल नेहरू या किसी भी को कहें कि आज के दिन कंट्री को मैनेज करें, तो मुझे नहीं लगता कि अब इतनी आसान चीज़ें रह गई हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, किसी भी लीडर के लिए। अब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं मैनेज करना कंपेयर टू 20 साल 25 साल 30 साल। आई डोंट नो क्यों इतना ज़्यादा लोग डिबेट करते हैं कि उस टाइम पे ये हुआ जो अब नहीं हुआ। उस समय की कंडीशंस और थी, और उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो भी कदम उठाए वो अपने हिसाब से सही उठाए होंगे। बट वही आज चाहें तो आप किसी भी चीज़ को री इंटरप्रेट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। नमस्कार।